नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र जो हमारा घटना चक्र है दृष्टि का, जो कि करंट अफेयर जो बुक सीरीज जो है रिलीज़ हुई है, उस बुक में जो 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक का जो है उसमें समसामयिकी जो है दी हुई है, उनका जो है हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। उसका जो सेक्शन है वो है विधिक परिदृश्य। विधिक परिदृश्य से रिलेटेड जो है यहाँ पे हम जो कि एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें, जो कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें, उनको यहाँ पे हम निकालेंगे और उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से रिलेटेड तथ्य है। तो क्या है ये? तो 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है लागू हो गया। कब से? 20 जुलाई 2020 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये किसको प्रस्तावित करता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को जो है प्रस्तावित करता है। तो यानी कहने का मतलब अगर पूछ ले कि दो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो आया है, इसके पहले जो एक्ट था, कौन से एक्ट को प्रस्तावित किया है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह जो है ये हो गया है 2019। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो देने वाली बात ये है कि देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम होता है। देखिए कंज्यूमर फोरम होता है जिसमें कंज्यूमर जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें और देखिए कि एक अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यानी जो अंतिम अपील आप कर सकते हैं, वो अंतिम अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होगी। और कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के लिए जो अमाउंट कितना होना चाहिए, उसकी जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको नेशनल लेवल पे आपको शिकायत दर्ज कराना है, तो अगर आपकी मूल्य की जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं और सेवाओं का अगर मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कराइए। और राज्य स्तर पर शिकायत कराने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से कम, और डिस्ट्रिक्ट फोरम की अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाली वस्तुएं एवं सेवाओं की जो है वो शिकायतों को जो है विचार किया जा सकता है। दैट्स इट, इसमें इतना ही। बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020। तो बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 को जो जारी किया गया वो 26 जून 2020 को जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और यह अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन प्रस्तावित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ ले कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का है, तो 1949 का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमको कुछ लग नहीं रहा कि जो इम्पोर्टेंट इसमें देख ले कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंक के ऋण स्थगन के लिए आवेदन कर सकता है ऋण स्थगन के दौरान 6 माह तक। ये इंपॉर्टेंट है कि 6 माह तक बैंक पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें इतना ध्यान देने वाली बात है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकें, आप देख लीजिएगा। अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज़। ये जो ऑर्डिनेंस है 2020 का, इसको देखिए। तो इसमें पूछ सकते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो कब का है, तो इस तरह आप जो है इसको देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को आवश्यक वस्तुएं अध्यादेश संशोधन 2020 जारी किया गया 5 जून 2020 को। अब यहाँ पे देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 2000 जो ये 20 आया है, ये किसकी जगह था? तो ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अधिनियम 1955 केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। कुछ वस्तुओं जैसे दालें, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तेल और तेलों सहित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार द्वारा ये किया जा सकता है। और असामान्य परिस्थिति के मतलब जैसे युद्ध हो गया, अकाल हो गया, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं असामान्य परिस्थितियों में सम्मिलित हैं। अध्यादेश में प्रावधान है कि विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं का स्टॉक केंद्र सरकार जो है वो नियंत्रित करती है, ना कि राज्य सरकार। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है किसान सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 तथा कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। तो 5 जून 2020 को कृषि उपज ये जो एक्ट है, इस पर जो है समझौता और कृषि अध्यादेश जो है वो जारी किया गया 5 जून 2020 को। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अध्यादेश 2020 विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत असूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। यह अध्यादेश राज्य
APMCB नियमों पर जो है वो प्रभावी होगा। अध्यादेश यह अध्यादेश जो व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की अनुमति देता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो ये अध्यादेश है ये जो है किसानों की उपज के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की जो है वो अनुमति देता है। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की, यानी ऑनलाइन जो है व्यापार की अनुमति देता है ये। और क्या इस पर इम्पोर्टेंट है? और यह अध्यादेश जो है, अध्यादेश का जो प्रावधान वो सभी राज्य के कानूनों पर जो है वो प्रभावी होंगे। एक प्रायोजक व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, सीमित देता समूह और सोसाइटी शामिल है। कृषि समझौते की अवधि न्यूनतम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृषि समझौते की जो अवधि होगी न्यूनतम एक कृषि मौसम या मवेशी उत्पादन चक्र के तथा अधिकतम जो है 5 वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, यानी 5 वर्षों तक जो है वो अधिकतम होगी और मिनिमम जो है एक न्यूनतम एक कृषि मौसम या मवेशी उत्पादन चक्र। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट बात है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। तो महामारी जो रोग संशोधन अध्यादेश 2020 है, अब देखिए यहाँ से जो संशोधन किया गया, अध्यादेश किया गया, लाया गया जो, अब यहाँ पे पूछेंगे कि महामारी रोग जो अधिनियम है वो कौन से ईयर का, ये भी आप ध्यान लीजिएगा। ठीक है, तो कौन से इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 दैट इज एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया गया। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम, अब यहाँ पे देखिए महामारी रोग अधिनियम कौन से ईयर का है, तो 1897 का है, उसमें संशोधन किया गया है। और 1987 में जो अधिनियम है वो खतरनाक महामारियों की रोकथाम से संबंधित प्रावधान जो है वो करता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात और क्या है कि अध्यादेश महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति के रक्षण का जो है प्रावधान करता है। इस अध्यादेश में संशोधन किया गया है। जब ये और ये कोरोना जब चल रहा था उसमें जो स्वास्थ्यकर्मी लगाए गए थे उन पर हमले भी होते थे, इसलिए इसमें संशोधन किया। देखिए, तो अध्यादेश द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। गैर जमानती है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कोई जमानत नहीं हो, गैर जमानती अपराध है, नॉन अवेलेबल वारंट। अब देखिए यहाँ पे, तो अध्यादेश द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति हिंसक कार्य के लिए 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि स्वास्थ्य सेवा और कानून की संपत्ति सामान्य रूप से अगर नुकसान पहुंचता है तो 3 महीने से जो है वो 5 वर्ष तक कारावास, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है। ये सामान्य जो है उनकी रूप से नुकसान होता है तो। लेकिन अगर उनके विरुद्ध गंभीर क्षति कार्य, हिंसा कार्य किया गया है तो 6 महीने से लेकर के 7 वर्ष तक का। लेकिन इसमें जो है सामान्य अगर नुकसान है तो 3 महीने से 5 वर्ष तक का। और अमाउंट की अगर बात की जाए, अगर गंभीर जो है क्षति है तो 1 लाख रुपये से 5 लाख है, और यहाँ पे जो है वो 50,000 है। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये, वहाँ पे 1 लाख 5, 1 से 5 लाख है, 50,000 2 मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कर अधिनियम है 2020 है, विवाद से विश्वास। अब ये इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि विवाद से विश्वास किससे रिलेटेड है, उसमें ऑप्शन दे देंगे तो आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष कर दिखेगा तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य तो देख लीजिए कि ये जो प्रत्यक्ष कर अधिनियम है, विवाद से विश्वास जो अधिनियम 2000 बनाया गया है, तो ये अधिनियम कब बना है, तो ये विधेयक जो बना है 17 मार्च 2020 को। ठीक है, कब है ये आपको देखना है कि 17 मार्च जो है वो 2020 है। ओके, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के समान ही एक तंत्र प्रदान करता है। विवाद से विश्वास योजना, आप पूछ लेंगे विवाद से विश्वास योजना किससे रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, प्रत्यक्ष कर से। तो ये विवाद से विश्वास योजना 2020-21 के बजट में किया गया था। और अधिनियम में एक समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान शुरू करने के लिए निर्देश प्राधिकरण में घोषणा दायर कर सकता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आयकर आयुक्त या उससे ऊपर रैंक किसी अधिकारी को प्रधान मुख्य आयुक्त तो संबंधित समाधान प्रावधान प्रक्रिया के लिए निर्देश प्राधिकारी बनेगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम जो है कब पारित हुआ है, तो ये जो अधिनियम जो बना है वो 17 मार्च 2020 को। ये इंपॉर्टेंट एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि विवाद से विश्वास योजना किस,
तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड है और 2020-21 के बजट में इसका उल्लेख किया गया था। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020। तो खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020 जो यह है, ये भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए जो है संसद द्वारा खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। जो खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 है, ये खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957, कौन सा ईयर 1957, और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में जो है दोनों को जो है अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। और उसको अमेंडमेंट करके खनिज विधि संशोधन जो है अधिनियम 2020 लाया गया है। इसमें क्या क्या बातें हैं उसको देख लेंगे हम। ये अधिनियम द्वारा ऐसी कंपनियों जिनको भारत में खनन का अनुभव नहीं है, उन कंपनियों के लिए भी कोयले लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी भाग लेने के लिए छूट प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमको तो नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है कुछ तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात इसमें और क्या है, बस एनफ है। और देख लेना कि हाँ, कुछ मामलों में कोयला और लिग्नाइट खनन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता जो पहले थी वो अब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनेट के जरिए मौलिक अधिकारों के अभ्यास का अधिकार, ठीक है। अब देखिए जो बात ये कही गई जो पॉइंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा के निलंबन पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को मौलिक अधिकार की जो है श्रेणी में शामिल माना है। यानी इंटरनेट सेवा के निलंबन पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए फैसले में इंटरनेट के जरिए, यानी अगर आप इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को अगर संचालन करते हैं तो वो आपका एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के लिए उसको मान लिया गया है। और अब इसमें जो बनेगा ना, वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन जो है वो क्या मौलिक अधिकार है और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा। तो इंटरनेट के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है संविधान के क्रमशः आर्टिकल नंबर 19(1)(a) तथा 19(6) में जो है ये संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस तरह के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 19(2) और 19(6) के तहत होना चाहिए तथा ऐसा करते समय आनुपातिक सिद्धांत दैट इज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो है पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए इन जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो ये बन सकता है, यहाँ से जो मेन चीज़ निकल के आ रही है कि माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार की जो स्वतंत्रता है वो कौन से मौलिक अधिकार में, कौन से आर्टिकल में गिवन है या कौन से आर्टिकल को जो है माना गया है, तो आर्टिकल 19 है, ठीक है। इतना याद रखना, आर्टिकल 19 है, बहुत याद रखना है। तो वरना आर्टिकल 19(1)(a) इस तरह याद रख लीजिए आप। और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो इंटरनेट तक पहुंचने की संविधान, यानी अगर इंटरनेट तक आपको पहुंचना है, इंटरनेट तक पहुंचना है तो जो आप इंटरनेट तक जिस माध्यम से पहुंच रहे हो, जो राइट है आपका इंटरनेट तक पहुंचना, वो जो राइट है वो आपका शिक्षा का अधिकार, दैट इज आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है। और तथा 21 जो है ये निजता के अधिकार में शामिल माना गया है इसको। लेकिन अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल नंबर जो है वो 19 के तहत जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया है। सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया। थोड़ा बैकग्राउंड अगर देखें तो वर्ष 2008 में दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर अपनी संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश था। अब क्वेश्चन ये बन ले कि प्रकृति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था दक्षिण अमेरिकी देश जो है इक्वाडोर। कौन सा देश? इक्वाडोर था। उसके बाद न्यूजीलैंड द्वारा भी वांगानुई नदी को जो है जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद आप ये भी देखेंगे जो उत्तराखंड राज्य है, पूर्व में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदियों को कानूनी इकाई घोषित किया गया था। हालांकि फिर बाद में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय को जो है रोक लगा दी गई इस निर्णय पर, ठीक है।
वर्ष 2019 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा में जानवरों को जो है कानूनी इकाई का दर्जा प्रदान किया गया था। हरियाणा में जो है वो जानवरों को कानूनी इकाई का दर्जा प्रदान किया गया था पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो सुखना झील है उससे रिलेटेड अगर देखें बात को, तो सुखना झील को जो है जीवित इकाई दैट इज लिविंग एंटिटी जो है वो घोषित किया गया है किसके द्वारा? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा। अब ये सुखना झील के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, सुखना झील क्या है। तो झील को अस्तित्व को बचाने के लिए संघराज क्षेत्र चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को झील का लोको पेरेंटी दैट इज माता पिता की तरह घोषित किया गया है। ठीक है, किसको? चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को सुखना झील के लिए। इसके अलावा झील के जल संग्रहण के क्षेत्र में नए निर्माण की पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी वहाँ पे कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाएगा झील के आसपास। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यायालय ने सुखना क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा पर जो है वो 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ प्रत्येक पर जो है जुर्माना लगाया है हरियाणा एवं पंजाब गवर्नमेंट पे। कितने का? 100 करोड़ रुपए का न्यायालय ने। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य भी है एक। ठीक है, तो उसकी सीमा से जो है कम 1 किलोमीटर क्षेत्र की परिस्थिति में जो है वो उस क्षेत्र को जो है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में आज सूचित करें, ये कहा गया है न्यायालय के द्वारा। चंडीगढ़ में स्थित जो सुखना झील है यानी सुखना झील जो स्थित है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूशियर, ठीक है, ली कार्बूशियर द्वारा जो है किया गया था 1958 में। तो सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम 2019। तो इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है वो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करना है। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष को जो है ट्रस्टी से हटाने के लिए प्रावधान करता है। जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है उस स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का नेता ही जो है ये ट्रस्टी होगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वही इसके ट्रस्टी होते थे। तो इसलिए संशोधन किया गया है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता उस स्थिति में जो लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी होगी, उसकी जो नेता होंगे इसका ट्रस्टी बनाया जाएगा उनको। ये संशोधन किया गया है। अब नहीं कि वो कांग्रेस की तरह जो कांग्रेस का अध्यक्ष का वही ट्रस्टी होगा, ऐसा नहीं होगा अब। और अधिनियम 1951 के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में जो एकल राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान था पहले, अब वो हट गया है। ठीक है, एकाधिकार को वहाँ से हटा दिया गया है। संशोधन द्वारा ट्रस्टी दल विपक्ष के सदस्य को हटाया जाना इसे गैर राजनीतिक बनाता है, बिल्कुल सही है। और संशोधन द्वारा ट्रस्ट में विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया गया है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो बात वो इतनी ही थी कि इसमें जो है वो संशोधन किया गया और संशोधन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो होते थे ट्रस्टीज़ के, अब वो ट्रस्टी नहीं होंगे। ट्रस्टी वही होगा जो लोकसभा, राज्यसभा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, केवल लोकसभा यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा उसमें जो सबसे बड़ी विपक्ष वाली पार्टी होगी उसका जो नेता होगा वो ट्रस्टी होगा इसका। पहले क्या था? कांग्रेस की होते थे। ठीक है, आप चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019। तो 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की हस्ताक्षर उपरांत यानी हस्ताक्षर के बाद ई सिगरेट निषेध अधिनियम जो है वो विधेयक अधिनियम बना है। कब? 5 दिसंबर 2019 को। अब ई सिगरेट है वो क्या है? तो ये जो तरल निकोटीन और अन्य जो फ्लेवर्स के मिश्रण को गर्म करके जो वाष्प पैदा करता है वो ई सिगरेट में होता है। उसी वाष्प को जो है लोग लेते हैं और 15 सितंबर 2019 से प्रभावी माना जाएगा। अब देखिए 5 दिसंबर 2019 को जो है ये अधिनियम बना यानी बाद में बना, लेकिन जो इसका प्रभाव है, ये जो इफेक्टिव है वो 18 सितंबर से ही यानी पहले से ही है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना कि जो इफेक्टिव डेट है वो है 18 सितंबर 2019 से। इसके प्रावधानों का उल्लेख करने पर 1 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। ठीक है, यानी 1 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपया दोनों में से जो है दोनों हो सकता है या कोई भी हो सकता है। और 1 से अधिक बार अगर आप उल्लंघन इसका करते हैं तो 3 वर्ष तक कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं आप। ई सिगरेट का भंडारण करने पर 6 महीने का कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर हस्ताक्षर किया है।
कौन से भारत ने किस पर हस्ताक्षर किया? WTO जो फ्रेम कन्वेंशन ऑन टोबैको तंबाकू कंट्रोल पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, किसने? भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दादरा और नागर हवेली तथा दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो दादरा और नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी के रूप में दमन को जो है वो निर्दिष्ट किया गया है। यानी दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी होगी, वो क्यूमुलेटिव जो होगी राजधानी, वो होगी दमन। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है? फर्स्ट शेड्यूल संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है वहाँ पे। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्यों में 8 जो है वो राज्य संघ जो है, यानी 28 जो स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप की बात की जाए तो वहाँ जो संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो एक संघ राज्य क्षेत्र होगा और उसके लिए जो है वो वहाँ पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जो है वहाँ पे आवंटित की जाएंगी, दमन द्वीप और दादरा और नागर हवेली पे। ठीक है, इस अधिनियम 2019 के द्वारा, ये 2000 अधिनियम जो लाया गया है, ये दादरा नागर हवेली तथा दमन द्वीप एवं संघ राज्य क्षेत्र बॉम्बे जो है उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसका रहेगा। यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये दोनों स्टेट जो है वो आएंगे, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, इनको एक बनाया गया है, इनका विलय किया जाएगा। और इसमें और क्या बात है, इतनी ही इंपॉर्टेंट बात थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019। तो इसमें जो स्मरणीय तथ्य है वो ये है कि विधेयक सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है। यानी विधेयक जो सरोगेसी है वो क्या है? तो विधेयक सरोगेसी क्या होता है वो समझिए। सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहाँ एक महिला किसी इच्छुक दंपत्ति के बच्चे को जन्म के पश्चात उन्हें सौंपने के इरादे से गर्भधारण करती है। यानी कोई अगर बच्चा है, कोई दंपत्ति हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर उनका गर्भपात किसी दूसरे महिला में अगर वो गर्भधारण करती हैं तो वो जो एग्रीमेंट होता है कि जन्म के बाद जो बच्चा होगा हम आपको सौंप देंगे, उन दंपत्तियों को सौंप दिया जाएगा, तो ये चीज़ होता है सरोगेसी। विधेयक जो है, ये जो बिल है, ये कहता है कि वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। यानी यहाँ पे जो है वाणिज्यिक सरोगेसी जो है वो प्रतिबंधित है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्ड का जो है वो गठन करेंगी। सरोगेसी प्रक्रिया से बच्चा जो पैदा होता है, वो इच्छुक दंपत्ति का वो जो बच्चा पैदा होगा उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 नवंबर 2019 का इसका जो है जो निर्णय की डेट थी, ऐतिहासिक जो फैसला था वो 9 नवंबर 2019 को था। वो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो है ये फैसला सुनाया था और ये फैसला जो था रामलाला विराजमान के हक में था। और साथ ही जो है मुस्लिम पक्ष जो था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसको अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ ज़मीन देने का निर्देश दिया गया था। और इसमें बात इम्पॉर्टेंट ये कि जो है ये सबसे लंबा जो है, यानी दूसरा जो है ये सबसे लंबा केस था जो कि 41 दिनों तक इस पर जो है वो मामले प्रतिदिन जो है वो कार्य दिवस पर सुनवाई थी 41 दिनों तक। ये दूसरा सबसे लंबा था। पहला कौन सा था? पहला जो था वो केशवनंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य, जो कि आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड पढ़े होंगे आप पार्टी में। तो ये जो है 68 दिनों तक चला था। तो ये जो राम मंदिर वाला निर्णय है, ये जो निर्णय है ये आपका जो है 41 दिनों तक था। अब ये जो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे रंजन गोगोई। उनके साथ जो अन्य न्यायाधीश थे वो जस्टिस बोबडे, जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर DY चंद्रचूड़ हैं, अशोक भूषण और S.A. नज़ीर जो है वो शामिल थे। ये दूसरा लंबा सबसे केस था। 13 सदस्यीय विधान, इसके जो पहले था वो 13 सदस्यीय संविधान पीठ वर्ष 1972-73 में केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई 68 दिनों में की गई थी। और इससे पहले जो अयोध्या विवाद की समाधान है 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका जो निर्णय है वो आया था 9 नवंबर 2019 को, और ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी। तो इसके जो विपक्ष में यानी मुस्लिम पक्ष जो था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था और उनके लिए 5 एकड़ की ज़मीन की निर्धारित की गई अयोध्या में ही।
और ये दूसरा जो है सबसे लंबा केस था 41 दिनों का। इसके पहले जो था वो केशवानंद भारती वाला था 68 दिनों वाला। बस इतना इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इससे रिलेटेड अगर बात करें, तथ्य करें तो देखें तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है वो अंतिम रूप से लागू हो गया है। कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। अब पहला जो संघ राज्य क्षेत्र है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 239 कैपिटल ए के अनुसार जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है 239A के तहत जम्मू कश्मीर और 239 के तहत जो है वो लद्दाख को जो है वो बनाया गया है, संविधान में दर्जा दिया गया है। लद्दाख में विधानसभा कोई जो है वहाँ पे सीट नहीं होगी, यानी जो विधायकों की सीट वहाँ पे कोई नहीं है। और वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होंगे जो वहाँ का शासन चलाएंगे। तो लद्दाख में जो गवर्नर हैं लद्दाख के वो हैं राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हट गए हैं। अब उनको जो है CAG का तब बनाया गया, ठीक है। अब इनको जो है मनोज सिन्हा को, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको जो है जम्मू कश्मीर से जो है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है, उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, यानी जम्मू कश्मीर को लद्दाख में कोई विधानसभा की सीटें नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें जो है वहाँ पे होंगी। और संघ राज्य क्षेत्र बनाया, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 4 सीटें होंगी, ठीक है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की सीटें 4 होंगी, जो कि पूर्ण राज्य होने के जो है वो समय भी थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले भी 4 थी, अब भी वहाँ पे 4 हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं, निर्धारित है वहाँ पे। लद्दाख में कोई विधानसभा सीटें नहीं, लेकिन वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी लोकसभा की सीटें एक जो है वहाँ पे निर्धारित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष होता था वो 5 वर्ष होगा अब। और इसमें और क्या बताएं, बाकी अगर जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं, यानी लद्दाख में विधानसभा की सीटें कोई नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 107। अब जिसे परिसीमन की बात बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है होंगी, जिसमें 24 सीटें जो है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी। और ठीक है, तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें जो कितनी है सदस्य संख्या वो 107 है। और जिसको परिसीमन के बाद बढ़ाकर जो है 2008 का जो परिसीमन हुआ उसके बाद बढ़ा करके इसको जो है 114 किया जाने का प्रावधान किया गया, यानी 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 जो सीटें हैं 24 जो सीटें होंगी वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जो है वो रिक्त रखी जाएंगी। कितनी सीटें? 24। बाकी 2 सीटें वहाँ के राज्यपाल द्वारा नामित की जाएंगी, जिसमें जो है महिला को नामित करेंगे, ठीक है। जो वहाँ के राज्यपाल होंगे उसमें 2 सीटें जो है वो नामित की जाएंगी राज्यपाल के द्वारा, और दोनों सीटें जो हैं महिलाओं को जो है नामित करेंगे। इसके अलावा पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को आरक्षण का जो है प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है। इसके पहले जो है वहाँ पे आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए वहाँ के जो है आरक्षण भी किया गया है इस गठन के बाद। कब गठन हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात इतनी थी। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था कि जो लद्दाख है वो आर्टिकल नंबर 239 के तहत आता है, और जम्मू कश्मीर 239A के तहत आता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो है वहाँ पे कोई विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन एक जो है सीट है वो लोकसभा की है, और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। दूसरी बात आती है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है उसमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो 107 सीटें हैं। परिसीमन के बाद जो है उसको 114 कर दी गई थी। फिर उसमें 24 जो सीटें हैं वो पाक जो अधिकृत है कश्मीर उसके लिए खाली रखी गई हैं। बाकी 2 सीटें महिलाओं के लिए हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो 4 हैं, और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं, ठीक है। इतना याद रखना है यहाँ पे, और बस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019। तो कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? तो आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 तथा वित्त अधिनियम दैट इज फाइनेंस एक्ट जो है 2019 में संशोधन के लिए कराधान विधि संशोधन अधिनियम जो है ये संसद द्वारा पारित किया गया है। देखो जो संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया, अध्यादेश पारित किया गया 2019 यानी फाइनेंस एक्ट जो आया है 2019 वाला, इसमें क्या बातें हैं ये यहाँ पे देखिए। तो 20 सितंबर 2019 की तिथि से जो कराधान विधि टैक्सेशन जो
रूल्स है उसमें वो अधिनियम 2019 को लागू माना जाएगा। कब से? 20 सितंबर 2019 से। अधिनियम में जो निम्नलिखित प्रावधान है वो यहाँ पे देखिए कि 400 करोड़ रुपए तक के जो वार्षिक टर्नओवर वाली जो घरेलू कंपनियां, जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, 25% दर से आयकर चुकाती है, यानी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उस पर जो टैक्सेशन का जो रेट है जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है वो फ्लैट रेट होता है। वो फ्लैट रेट कितना है डोमेस्टिक कंपनीज पे? तो 25% है। अब उसमें क्या कहा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौती का दावा अगर वो कंपनियां नहीं करती हैं, यानी कुछ अगर डिडक्शन, वो जो डिडक्शन जो जैसे कि सैलरीड जो पर्सन होते हैं उनको सेक्शन 80C के तहत जो डिडक्शन मिलती है, उसी तरह कंपनीज को भी जो है डिडक्शन अलाउ होते हैं। अगर वो कंपनियां डिडक्शन नहीं जो है दावा नहीं करती हैं तो उनको 25% का टैक्स न देकर के उनको 22% का टैक्स जो है चुकाने का उनके पास विकल्प होगा 25 की जगह। और जिसका जो टर्नओवर, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए बात कही गई है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है अमेंड संशोधन में कि 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद जो पंजीकृत यानी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो 31 मार्च 2023 को या उसके पहले उत्पादन शुरू करेंगे, यानी अपना जो स्टार्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन, तो ऐसी कंपनियां जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ कटौतियों को दावा नहीं करती, तो 15% की दर से कर भुगतान विकल्प जो है वो चुन सकती हैं। देखिए, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए है, उन पे जो है 25% का फ्लैट डिडक्शन, वो फ्लैट जो है वो टैक्सेशन है। लेकिन अगर उन डिडक्शन नहीं लेती हैं कुछ जो कि इनकम टैक्स के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, अगर उनको डिडक्शन नहीं दावा करती हैं तो उनको 22% जो है दर चुकाने के जो है विकल्प होगा 25% की जगह। दूसरी बात यह है 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद अगर कोई कंपनी जो 31 मार्च 2023 को या उसके बाद जो है उत्पादन करेंगी। अब यहाँ पे देखो, जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद यानी 1 अक्टूबर को, यानी आप कह सकते हैं कि जो 30 सितंबर 2019 के बाद जो कि कंपनियां जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं, या ऐसी कंपनियां जो 31 मार्च 2023 या 23 को या उसके पहले उत्पादन शुरू करेंगी, तो ऐसी कंपनियों पे जो कुछ कटौतियों को दावा जो है वो नहीं, अगर वो भी जो है कुछ रिडक्शन अलाउ नहीं करती हैं तो उनको जो है 15% होगा। बाकी आप जानते हैं कंपनी जो रेट है वो 25% है, लेकिन उनको भी छूट दी गई है। जो नई कंपनी है भाई उनको जो है 15% की दर से चुकाना होगा। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अधिनियम जो वित्तीय वर्ष फाइनेंस एक्ट है, यानी जो फाइनेंस हमारा जो एक्ट होता है वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है 2019-20 से, ये न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है यानी मिनिमम अल्टरनेटिव जो टैक्स है कि दर को जो है 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो MAT की जो रेट है वो कितना प्रतिशत से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो आपके विकल्प में रहेंगे, आपको लगाना है 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, दैट्स इट। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट ये सूक्ष्म दृष्टि है जो कि रिवीजन अब कर सकते हैं। चलिए हम इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया, तो ये कब? 26 जून 2020 को। दिवाला और दिवालिया संहिता अध्यादेश प्रख्यापित किया गया 5 जून 2020 को। अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया 5 जून 2020 को। होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया, तो कब? 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली है, कब? 25 मार्च 2020 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित किया गया। इसके द्वारा जो संशोधन किया गया वो क्या है, तो वो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में जो है वो संशोधन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके संसद सदस्यों का जो वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 द्वारा सांसदों के मूल वेतन में कमी की गई है। कितने प्रतिशत की? वो 30% की कमी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांसदों के मूल वेतन में जो कमी की गई है लागू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय विधानसभा पीठ ने शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को सौंप दिया।
देखिए जो सबरीमाला मंदिर है वो कहाँ पे है, वो केरल स्टेट में है, ठीक है, याद रखना, केरल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो के दायरे में शामिल है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन दायरे में जो शामिल होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है वो आरटीआई के दायरे में शामिल होगा। इसका जो फैसला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है 13 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो कितनी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है कुल वो 34। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर क्वेश्चन बने कि सर्वोच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, तो वो 34 है। लेकिन टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होंगे तो 34 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अक्टूबर 2019 को लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने महत्वपूर्ण जो फैसला सुनाया वो हैदराबाद निज़ाम के पक्ष में। ओके। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन 2019 के तहत प्रमुख विमानपत्तनों को निर्दिष्ट करने के लिए वार्षिक यात्री यातायात की जो है वो सीमा निर्धारित की गई है। कितने? 35 लाख से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर इनकी स्थापना किए जाने का जो प्रस्ताव है डीएनए डेटा बैंकों की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधार और कानून संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस कोष की स्थापना का प्रावधान जो किया गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष UIDAI फंड। नेक्स्ट है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 12 वर्ष से कम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए जो सज़ा का जो प्रावधान किया गया वो मृत्युदंड, क्या है, मृत्युदंड है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया है कौन से में अमेंडमेंट के तहत किया गया है, तो संविधान का एक 102वां संविधान के तहत जो है अधिनियम 2018 का जो है ये, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से एक्ट के तहत, अधिनियम 2018 का है ये, और इसका जो संशोधन है पिछड़ा वर्ग वाला ये है आपका 102वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 103वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत गरीब सवर्णों को नौकरियों शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो कितना प्रतिशत, सब लोग जानते हैं 10% का जो है ये 10% का प्रावधान है, और 103वां संविधान संशोधन है गरीब कल्याण सभा द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम 2019 जो मोटर संशोधन अधिनियम है ये कब से जो है वो लागू होगा, तो होगा आपका 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। तो ये विधिक परिदृश्य थे। आज इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में। अब इसमें जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे उसका हमने यहाँ पे चर्चाएं की हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।